आज के लेक्चर में हम पी वैल्यू मेथड डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। पी वैल्यू मेथड और क्लासिकल मेथड दोनों डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैं ले रही हूँ उसी बुक से जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ थ्रू आउट द कोर्स। मैंने फॉलो किया उस बुक को। ये स्टैटिस्टिक्स फॉर ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक है वॉलपूल की। इसमें 10.67 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज पूरी जो है वो वेरियंस को टेस्ट करने की एक्सरसाइज है, यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द कंटेंट ऑफ द कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर लुब्रिकेंट इज नोन टू बी normally distributed with the variance of 0.03। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया हुआ है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस इज इक्वल टू 0.03 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 0.03। नॉट इक्वल से हमें पता चल गया कि टू टेल टेस्ट होगा। फॉर द रैंडम सैंपल ऑफ 10 कंटेनर्स एन की वैल्यू 10 आ गई। इन एक्सरसाइज 10.23 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुकी हूँ। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और 10.3 का रेफरेंस इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमें वेरियंस रिक्वायर्ड होगा सैंपल का, तो उससे हम सैंपल का वेरियंस लेंगे। तो सैंपल के वेरियंस वहाँ हमने 0.246 कैलकुलेट किया था। और कहते हैं कि पी वैल्यू मेथड आप यूज करें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी वैल्यू मेथड से भी सॉल्व करते हैं और अल्फा वाले मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मेथड आपको आसान लगता है वो करें, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, और अगर आपको एग्जाम में कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो फिर आपने आपने स्ट्रिक्टली फिर उसी मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। सबसे पहले अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस में क्या है कि वेरिएंस इज इक्वल टू 0.03 एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 0.03। नॉट इक्वल का केस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसमें जो रिजेक्शन रीजन है वो दोनों टेल्स पर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बनेगा रिजेक्शन रीजन, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, थ्रेशोल्ड आएगा, और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। सही है। अच्छा, हम दोनों मेथड से चूंकि करना चाह रहे हैं, बाकी डेटा भी लिख लेते हैं। एन की वैल्यू उन्होंने दी है 10, और सैंपल का जो वेरिएंस है वो 0.246 है। इन्होंने जिस क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है उस वहां हम कैलकुलेट कर चुके थे 0.246। अगर किसी यहाँ पर तो रेफरेंस दिया है, वैसे आप एक्सरसाइज में देखें हर क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ है सैंपल का। ठीक है, सैंपल का वेरिएंस भी इसमें होता है और इसमें पॉपुलेशन का वेरिएंस भी होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट्स हम पहले क्लासिकल मेथड यूज कर लेते हैं। क्लासिकल मेथड में आपको पहले बता देती हूँ। क्लासिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने अल्फा की वैल्यू लेट सपोज ले ली है 0.05। अल्फा की वैल्यू मैंने 0.05 इसलिए ले ली कि जिस क्वेश्चन का उन्होंने रेफरेंस दिया वहां पे 0.05 दी हुई थी, तो मैंने इसमें भी 0.05 ले ली। आपको अगर क्लासिकल मेथड से सॉल्व करने को कहा जाता है तो फिर अल्फा की वैल्यू दी हुई होती है। अब अल्फा की वैल्यू 0.05 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लेफ्ट टेल है दोनों पर रिजेक्शन रीजन बनेगा ना, यहाँ भी रिजेक्शन रीजन बनेगा और यहाँ भी रिजेक्शन रीजन बनेगा। जो ये राइट वाली टेल है यहाँ पर हमारे पास 0.025 वैल्यू आ जाएगी जब हम अल्फा अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 0.025 आएगी, लेकिन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। और मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम यहाँ पर लेफ्ट टेल टेस्ट करते हैं तो इसे 1 में से माइनस करते हैं। सही है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम राइट वाला टेस्ट, राइट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा लेंगे हम 0.025, और वी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 10 - 1 9 हो जाएगा। तो टेबल में चलते हैं और वैल्यू को चेक करते हैं। तो टेबल में जाते हैं और वैल्यू को चेक करते हैं। तो टेबल में वैल्यू मेरे पास आती है 0.025, ये रहा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ये रहा। तो ये जिस रो जिस कॉलम है उस वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे, ये आता है 19.023। तो 19.023 को हम अपने पास यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हम यहाँ इस ग्राफ में भी लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई है 19.023। यानी हमारे पास का स्क्वायर क्या आया, कहाँ पर बनेगा रिजेक्शन रीजन, कि जब इस 19 पॉइंट से 0 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू 19.023 से, यहाँ इसके राइट पर अगर बनेगी, यानी कि ग्रेटर अगर आ गई 023 से, तो हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ रिजेक्शन रीजन बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर हम जब लेफ्ट वाला टेस्ट करेंगे तो लेफ्ट वाले टेस्ट में हम अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 से, यानी कि 1 माइनस 0.025 से करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.975। ये वाली वैल्यू जब आप क्योंकि ये पूरा जो है 1 के इक्वल है, तो ये वाली यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बढ़ रही है। सही है, तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 0.025 से आएगी, तो 0.975 आ गई। और वी की वैल्यू वही है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है। टेबल में वैल्यू चेक करते हैं, जब टेबल में देखेंगे हम तो फ्रॉम टेबल हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं।
टेबल की तरफ चलते हैं, ठीक है। 0.975 दूसरे पेज पर है, दूसरे पेज पे चलते हैं हम। 0.9, ओ ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, ऊपर वाले पेज पर है, ये रहा 0.975, ये रहा, ठीक है। तो 0.975 जो है वो ये दो पेजेस पर ये बना हुआ है टेबल। ये 9 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये देखेंगे जिस रो और जिस कॉलम में वो उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो है 2.7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.700। इस वैल्यू को हम अपने पास यहाँ पर ग्राफ में भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2.700। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 2.7 से लेस वैल्यू आ गई, रिजेक्शन रीजन इसके लेफ्ट पर बन रहा है, यानी कि अगर लेस वैल्यू आ गई तो हमारा पक्का स्क्वायर क्या, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम नल हाइपोथेसिस के को रिजेक्शन के लिए अपनी का स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स की, यानी कि जो ये जो वैल्यूज हमें दी हैं पॉपुलेशन और सैंपल की, इसके थ्रू जो है हम अपना का स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है n-1, इसको ठीक करते हैं, n-1 लिखते हैं इसे, n-1 और एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब n-1 से हो जाएगा 9, क्योंकि 10 की n की वैल्यू 10 है। s है 0.246, जो भी आपको वेरिएंस दिया होगा सैंपल का वो लगाना है, इसका स्क्वायर करें क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन 0.246 था। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, इसका स्क्वायर ले लेंगे और नीचे वेरिएंस है तो 0.03। हमें चूंकि वेरिएंस ही दे दिया हो तो डायरेक्ट मैंने वही लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगाया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है 18.13, ये वैल्यू मेरे पास आती है। अब देखिए मेरे पास जो का स्क्वायर था वो क्या बना, रिजेक्शन रीजन कौन सा बन रहा था, 19 से बड़ा और 2.7 से छोटा। तो मेरी वैल्यू आई 18, तो वो 19 से छोटी है तो यहाँ पर कहीं आएगी। इनके रिजेक्शन रीजन क्या था, इससे ग्रेटर बन रहा था। मैंने क्या लिखा है, 19.023 नहीं लिखा है यहाँ पर, 19.023, ठीक है। तो मेरी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी नहीं बन रही बल्कि इससे छोटी बन रही है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं वैल्यू लाई करेगी। तो इसका मतलब, और ये कौन सा रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम लिखेंगे कि फेल, हम लिखेंगे कि सिंस, ऐसे लिखना है आपने कि सिंस 18.13 इज लेस देन 19.023 एंड 18.13 इज क्या है, ग्रेटर देन है किससे, जो दूसरी वाली साइड थी 2.77 से, दिस इम्प्लाइज फेल टू रिजेक्ट एस नॉट, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने में फेल हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं किससे, पी वैल्यू मेथड से। जब पी वैल्यू मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो पी वैल्यू मेथड के लिए भी पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ आपको। इस तरीके से ग्राफ बन गया, रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ है हमारा। अच्छा, पी वैल्यू मेथड के लिए हमने क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यू आई है का स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास 18.13, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसमें हम टेबल में से अभी नहीं देखेंगे, अभी हम हमारे पास वैल्यू क्या है का स्क्वायर की 18.13। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 18.1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 18.13, इसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे टेबल में से, ठीक है। हम का पी वैल्यू में चूंकि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 18.13, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो 18.13 को हम देखेंगे टेबल में, लेकिन कहाँ पर देखेंगे, टेबल में वहां देखेंगे जहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है। अब यहाँ अल्फा नहीं है, अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है, अल्फा बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 18.13 हमारे पास वैल्यू आई है का स्क्वायर की, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। यहाँ जब आपने पी वैल्यू मेथड यूज करना है ना, तो पी वैल्यू मेथड में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की काय स्क्वायर का जो टेबल से नहीं, बल्कि आपने डायरेक्ट वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेनी है। जब वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो मैं अभी आपको टेबल में से दिखाती हूँ। हम टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर आपने देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और आपकी वैल्यू क्या है 18.13। अब 18.13 आपने यहाँ सर्च करना है, तो देखें 18.13 यहाँ पर नहीं आ रही, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पेज पर होगी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों पेजेस पर एक ही जैसे है ना। तो यहाँ पर देखें, दूसरे पेज पर हम देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 जो है, ये वाला जो है, इसमें देखें ये लाइन है सारी, ये पूरी लाइन है, ठीक है।
तो हमारी वैल्यू आई है 18.13। तो 18.13 देखें कहाँ लाई कर रही है, ये 16 के बाद डायरेक्ट 19 आ गया, तो इसका मतलब ये कि 16 और 19 के दरमियान में यहाँ कहीं पर 18.13 जो है वो लाई कर रहा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.025, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05 है। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो इन दोनों के दरमियान में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू इसकी बनेगी वो कहाँ क्या बनेगी कि 0.05 से जो है वो लेस होगी, इस तरीके से इनके दरमियान में बनेगी ना, इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान में हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ऐसे। ठीक है, इसके दरमियान में प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब आपने क्या करना है, ये चूंकि 2 टेल टेस्ट है, अगर ये 1 टेल टेस्ट होता तो फिर किस तरह से करते मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर नहीं बना रही। वैसे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो जब करूंगी तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये 1 टेल टेस्ट होता तो हम यहीं पर इसको देख लेते कि 18.13 की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 0.05। तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 5% बन जाता है, और ये क्या बनता है, ये 25% बन जाता है। इनके ये क्या बन जाता है 0.2% बन जाता है, इनके राउंड ऑफ करें तो 3% बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 5% से लेस और 2% से यानी कि 3% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इससे चांसेस हैं नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये चूंकि 2 टेल टेस्ट है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, पूरी इक्वेशन पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करने। तो 0.025 जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये बन जाएगा 0.05। ठीक है, बाकी साइन ऐसे ही रहेंगे, ये वाला ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ लिखें इस तरह से, और ग्रेटर देन 18.13। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये 0.1 बन जाएगा। तो 0.1 को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है अगर आप 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10% बनता है, और 0.05 को मल्टीप्लाई करें तो 5% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 10% से लेस है और 5% से ज्यादा है, यानी कि 5% से भी ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पी वैल्यू मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूशन का इसको डिस्ट्रीब्यूशन में पी वैल्यू मेथड को इस तरीके से यूज करते हैं।